हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया है। और पिछली वीडियोज में हमने आपको फेनाइल कैटेन्यूरिया के बारे में बताया था। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगी जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी के थ्योरी पेपर की हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया है। इसे हम हिंदी में दनाती कोशिका अरक्ता कहते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसकी जो खोज की थी वैज्ञानिक हैरिक ने 1904 ईस्वी में की थी। जो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक का नाम है हैरिक ने 1904 ईस्वी में की थी। ये क्या है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। ये क्या है, ऑटोसोम वाले जो गुणसूत्र होते हैं उसमें परिवर्तन हो जाता है। जो 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं उसमें परिवर्तन होता है उनके जीन में, तो इसके कारण ये रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के परिवर्तन के कारण ये रोग उत्पन्न होता है सिकल सेल एनीमिया। और ये 11वें गुणसूत्र पर, 11वां जो गुणसूत्र होता है ऑटोसोम वाला, जो 11वां गुणसूत्र होता है उसके ऊपर एक जीन उपस्थित होता है जिसका नाम है HBB। ये इसमें क्या हो जाता है, पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। पॉइंट का मतलब थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण क्या हो जाता है, ये रोग उत्पन्न हो जाता है। और ये HBB का काम क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और ये कहाँ पहुँचाता है हीमोग्लोबिन को लाल रुधिर कणिकाओं यानी RBC में ऑक्सीजन के रूप में पहुँचाता है। मान लेते हैं हम, ये क्या है, एक गुणसूत्र है। कौन सा, 11वां गुणसूत्र है, 11वां क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्या है, एक 11वां गुणसूत्र हमने मान लिया है और इसके ऊपर एक क्या उपस्थित है, HBB जीन उपस्थित होता है जो क्या करता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और RBC में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। इसका यही कार्य होता है। और इसमें क्या हो जाता है, पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण क्या हो जाता है, इतना बड़ा रोग उत्पन्न हो जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि HBB जीन में परिवर्तन से RBC क्या हो जाती है, सिकुड़कर हंसिया के आकार की हो जाती है। जैसा कि ये भी मैंने आपको बताया कि जो HBB होता है इसमें पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, पॉइंट परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण जो RBC होती है, जो हमारी लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, वो हंसिया के आकार की हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तथा रक्त का जो जीवन काल हो जाता है वो 40 से 45 दिन ही रह जाता है और सामान्य मनुष्य में 120 दिन तक जीवित रहता है RBC। ठीक है, और इससे जो ग्रसित व्यक्ति होता है जिसकी जो हंसिया के आकार की ब्लड सेल्स हो जाती हैं, RBC हो जाती हैं, तो उसका जो लाइफ साइकिल है यानी जीवन चक्र है वो 40 से 45 दिन तक रहता है। इससे ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसमें रक्त की कमी आ जाती है क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल कितनी थी, 40 से 45 दिन थी। इसीलिए उस व्यक्ति में रक्त की कमी आ जाती है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, तो देखिए किस तरह से यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन होता है वो हम देखने वाले हैं। यहाँ पर आप जो कुछ देख रहे हैं CTC, GGA, CTC, ये क्या है, ये कोड है। कौन से कोड है, DNA के क्रम है या आप कह सकते हैं DNA का कोड है। और यहाँ पर इसके नीचे दिया गया है अमीनो अम्ल क्रम। ठीक है, देखिए सामान्य मनुष्य में RBC इस तरह की होती है और इससे जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें RBC इस तरह की होती है। तो वो मैं भी आपको बाद में बता दूंगा। देखिए इस तरह से, देखिए इसमें कौन सा पॉइंट म्यूटेशन होता है, कौन सा थोड़ा सा परिवर्तन होता है जिसके कारण जो HBB है वो बदल जाती है, उसका जो जीन है उसमें परिवर्तन हो जाता है और RBC सिकुड़कर हंसिया के आकार की हो जाती है इस तरह की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, DNA का क्रम। और ये क्या है, अमीनो अम्ल का क्रम। ठीक है, DNA का क्रम ये है और अमीनो अम्ल का क्रम ये है, यानी इसे हम क्या कह सकते हैं, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन भी कह सकते हैं और इसे हम mRNA भी कह सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम DNA का क्रम देख लेते हैं। DNA का क्रम यही है। यदि आपने जेनेटिक कोड पढ़ा होगा तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो वो मैं अभी आपको बाद में बता दूंगा। जब तक के लिए आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर सिर्फ आपको यही पढ़ना है, सिर्फ थोड़ा सा ही म्यूटेशन होता है, थोड़ा सा ही परिवर्तन होता है, वो आपको समझ लेना है। देखिए CAG ये क्या है, साइटोसिन एडेनिन ग्वानिन, जिससे कन्वर्ट होकर क्या बन जाता है, ग्वानिन थाइमिन ग्वानिन। ठीक है, तो ऐसा ही क्रम चलता रहता है। और छठे नंबर पर यदि हम आएंगे तो साइटोसिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन एडेनिन ग्वानिन, यहीं पर कुछ परिवर्तन हो जाता है, वो मैं ये भी आपको बाद में बताऊंगा। और यहाँ पर क्या है, साइटोसिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन एडेनिन ग्वानिन, और इससे क्या बन जाता है, ग्लूटामिक एसिड बन जाता है, यानी आप कह सकते हैं ग्लूटामिक अम्ल बन जाता है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ग्लूटामिक अम्ल है। और ये क्या है, ये लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर चौथे नंबर पर कौन सा अमीनो अम्ल है, यानी आप कह सकते हैं कौन सा mRNA है, कौन सा हीमोग्लोबिन है, तो आप कह सकते हैं ये थियोनीन है। ठीक है, ये क्या है, थियोनीन है। और यहाँ पर तीसरे नंबर पर है ल्यूसीन और दूसरे नंबर पर है हिस्टिडीन और
पहले नंबर पर है बैलिन। ठीक है, तो यहाँ पर 7 क्या है, ये हीमोग्लोबिन है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन है। तो ये यहाँ पर अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि जो सामान्य मनुष्य होता है उसमें किस तरह का डीएनए का क्रम होता है और किस तरह का अमीनो अम्ल का क्रम होता है, यानी हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला होती है। ये सामान्य मनुष्य में है, बिल्कुल नॉर्मल मनुष्य में। उसकी आरबीसी गोलाकार की होती है। जो सामान्य मनुष्य होता है उसका हीमोग्लोबिन ए होता है। यदि पूछा जाए कि सामान्य मनुष्य का हीमोग्लोबिन कैसा होता है, ए होता है या एस होता है, तो आप लिख के आना HbA, यानी हीमोग्लोबिन ए होता है। तो देखिए अब हम देखते हैं सिकल सेल एनीमिया से यदि कोई ग्रसित व्यक्ति है उसकी आरबीसी कैसी होती है। तो दराती के आकार की होती है, हंसिया के आकार की होती है। और इसका जो हीमोग्लोबिन होता है, यदि इससे कोई ग्रसित व्यक्ति होता है उसका हीमोग्लोबिन एस होता है। तो देखिए किस तरह का यहाँ पर कौन सा थोड़ा सा परिवर्तन होता है, यानी पॉइंट म्यूटेशन होता है HBB में, वो हम देखने वाले हैं। देखिए ये क्या है, डीएनए का क्रम है और ये क्या है, अमीनो अम्ल का क्रम है। और यहाँ पर क्या है, हीमोग्लोबिन बीटा श्रृंखला। ये वाली जो श्रृंखला है इसे हम हीमोग्लोबिन बीटा श्रृंखला कहते हैं और इसे भी हम हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला कह सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया था, यहाँ पर सी था। ठीक है, साइटोसिन था, यानी ठीक है साइटोसिन और एडिनिन साइटोसिन, साइटोसिन एडिनिन साइटोसिन और ग्वानिन थाइमिन ग्वानिन, ग्वानिन थाइमिन ग्वानिन। तो यहाँ पर बिल्कुल समान ही रहेगा और इसके जो हीमोग्लोबिन है, जो अमीनो अम्ल हैं, वो भी यहाँ पर समान ही रहेंगे। यहाँ पर भी प्रोलाइन है और यहाँ पर भी प्रोलाइन ही रहेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। यहाँ पर क्या हुआ है, पॉइंट म्यूटेशन हो गया है, जिसके कारण ये सिकल सेल एनीमिया रोग उत्पन्न हो गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया है, देखिए यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं इसमें क्या हो गया है, म्यूटेशन हो गया है, परिवर्तन हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर था साइटोसिन, तो यहाँ पर साइटोसिन आ गया है। लेकिन यहाँ पर क्या था, थाइमीन। नॉर्मल व्यक्ति में क्या था, थाइमीन। और यहाँ पर क्या हो गया है, सिकल सेल एनीमिया से जो ग्रसित व्यक्ति है उसमें क्या हो गया है, एडिनिन हो गया है। और यहाँ पर साइटोसिन है तो यहाँ पर भी साइटोसिन ही है। यहाँ पर क्या हो गया है, पॉइंट म्यूटेशन हो गया है, टी की जगह ए आ गया है और ए की जगह क्या आ गया है, टी आ गया है। तो इसमें क्या हो गया है, पॉइंट म्यूटेशन हो गया है, थोड़ा सा ही परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा सिकल सेल एनीमिया रोग उत्पन्न हो गया है। इसके कारण क्या बना है, कौन सा अमीनो अम्ल बना है, ये इसमें यदि म्यूटेशन हो गया, यदि इसमें यदि परिवर्तन हो गया है, डीएनए के क्रम में यदि परिवर्तन हो गया तो ये वाला क्या बन गया है, ये वाला हीमोग्लोबिन बन गया है। जिसके कारण क्या हो रहा है, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो रही है, जिसके कारण जो आरबीसी है वो सिकुड़ कर क्या बन गई है, हंसिया के आकार की बन गई है। ये ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकती है, जिसके कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है ब्लड की कमी से। तो ये वाला कौन सा अमीनो अम्ल बन गया, यानी हीमोग्लोबिन कौन सा बना है, बैलिन बन गया है। जिसके कारण क्या हो गया है, जो आरबीसी है वो इस टाइप की हो गई है, स्किल शेप हो गई है, यानी हंसिया के आकार की हो गई है। ठीक है, तो इतनी बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ग्लूटामिक अम्ल बनने की जगह क्या बन गया है, बैलिन बन गया है, जिसके कारण ये रोग पूरा का पूरा उत्पन्न हो गया है। और जो आरबीसी है उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है, और हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है तो उसके कारण आरबीसी में भी ऑक्सीजन नहीं जा रही है। इसके कारण ये जो आरबीसी है वो हंसिया के आकार की हो गई है, और हंसिया के आकार की हो गई है तो ये ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहती है, जिसके कारण क्या होता है, रोगी की खून की कमी से मृत्यु हो जाती है। तो आई होप ये आप समझ पाए होंगे कैसे यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन होता है, किस तरह से थोड़ा सा परिवर्तन होता है। थाइमीन की जगह एडिनिन आ जाता है और एडिनिन की जगह थाइमीन आ जाता है, जिसके कारण जो अमीनो अम्ल बनता है वो बेलिन बनता है। और बनना क्या चाहिए था, ग्लूटामिक अम्ल बनना चाहिए था, यानी ग्लूटामिक एसिड बनना चाहिए था। और ग्लूटामिक अम्ल की जगह क्या बन गया है, बेलिन बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही सा परिवर्तन होता है, ए की टी की जगह ए और ए की जगह टी आ जाता है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसके देखने वाले हैं सिम्टम, यानी इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं। सिकल सेल एनीमिया से यदि कोई ग्रसित व्यक्ति है उसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, यानी सिम्टम कौन कौन से दिखाई देने लगते हैं। तो देखिए इससे जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें सबसे पहले एक कमी आ जाती है। कौन सी कमी आ जाती है, रक्त की कमी आ जाती है, यानी उसका ब्लड जो होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया है कि उसका जो ब्लड होता है, इससे जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसका जो ब्लड होता है वो स्किल शेप हो जाता है, हंसिए के आकार का हो जाता है, पतला हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये जल्दी से नष्ट हो जाता है, 40 से 45 दिन के बाद नष्ट हो जाता है। और नॉर्मल व्यक्ति में यह वाला गोल वाला जो ब्लड है नॉर्मल व्यक्ति का है, ये पूरे के पूरे 120 दिन तक जीवित रहता है और इससे ज़्यादा दिन तक भी चलता है। और ये वाला जो स्किल शेप है, हंसिए के आकार का है, ये सिर्फ 40 से 45 दिन चलता है और ये नष्ट हो जाता है। तो इसके कारण क्या हो जाता है, रक्त की कमी आ जाती है। जो ये लक्षण है ये दिखाई देने लगता है, रक्त की कमी आ जाती है। और नॉर्मल ब्लड है, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है ताकि यहाँ पर अच्छी तरह से इसे नोट भी कर पाएँ और समझ भी पाएँ। नॉर्मल व्यक्ति का जो ब्लड होता है वो 120 दिन तक
चलता रहता है। और स्किल सेप वाला यानी जो स्किल सेल एनीमिया से ग्रसित है व्यक्ति, उसमें सिर्फ जो ब्लड आरबीसी होता है वो 40 से 45 दिन तक ही जीवित रहता है, बाद में नष्ट हो जाता है। ओके, इससे जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें O2 की कमी आ जाती है, जिसके कारण सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगती है। तो O2 की कमी मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्या लिखा हुआ है कि 11वें गुणसूत्र पर जीन स्थित है। कौन सा स्थित है? HBB है। इसमें क्या हो जाता है? पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, जैसा कि भी मैंने आपको बताया भी है। हीमोग्लोबिन का जो निर्माण है वो HBB जीन करता है, जो कि 11वें गुणसूत्र पर स्थित होता है, तथा लाल रुधिर कणिकाएं यानी जो आरबीसी होती हैं उनको ऑक्सीजन को पहुंचाता है। यदि HBB में म्यूटेशन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो ये आरबीसी को यानी लाल रुधिर कणिकाएं हैं उनमें ऑक्सीजन अच्छी तरह से नहीं पहुंचा पाता है, पूरी तरह से नहीं पहुंचा पाता है, यानी बिल्कुल नहीं पहुंचा पाता है। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। किसको? इससे जो ग्रसित व्यक्ति है। और यहाँ पर एक पॉइंट है कि नस नाड़ियों का काम करना बंद हो जाता है। यहाँ पर आपको बात समझने वाली है, वो मैं अभी आपको समझा दूंगा। इसमें क्या है, नस तथा नाड़ियों का काम करना भी बंद हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या रक्त बहता है, और यदि रक्त नहीं होगा तो कैसे रक्त बहेगा? ठीक है, रक्त की कमी हो जाती है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। देखिए ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये स्किल सेल एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति की नस नाड़ी का बना हुआ डायग्राम है। उसके शरीर में गोल वाली भी आरबीसी होती है और यहाँ पर स्किल सेप वाली आरबीसी होती है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन बचा हुआ है इसीलिए गोलाकार की है, इसमें पूरा ऑक्सीजन खत्म हो गया इसीलिए स्किल सेप वाली हो गई है। तो इसमें क्या होता है, जो स्किल सेप वाली जो आरबीसी होती हैं ये रास्ते में पूरा का पूरा दीवार बना देती हैं, यहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं और ये आगे नहीं जा पाती हैं, और इसीलिए यहाँ पर रास्ता क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं, रोक देती हैं। जो नॉर्मल आरबीसी भी होती है वो भी आगे नहीं जा पाती है और ना ये आगे जा पाती है। आगे यदि ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होता है, तो नस नाड़ी काम करना बंद कर देती है और यहाँ पर ये सभी आरबीसी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है और रक्त की कमी से इस रोगी की मौत हो जाती है। ठीक है, तो ये रास्ता यहाँ पर ब्लॉक कर रही है और यहाँ पर नॉर्मल आरबीसी है, यहाँ पर थोड़ी सी ऑक्सीजन बची हुई है, इसीलिए गोल है, और यहाँ पर हंसे के आकार की आरबीसी दिख रही है, इसमें ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो गया इसीलिए स्किल सेप हो गई हैं और ये ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहती हैं और ये थोड़े ज्यादा दिन तक जीवित रहती हैं, 120 दिन तक। ठीक है, 120 से ज्यादा भी रह सकती हैं, कम भी। तो यहाँ पर यही अंतर होता है, यहाँ पर इसीलिए जो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, इधर उधर ब्लड नहीं जा पाता है, जिसके कारण रोगी की और जल्दी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए अब हमारी अगली हेडिंग आ चुकी है स्किल सेल एनीमिया क्रॉस, यानी दनाती कोशिका अरक्ता का हम संकरण देखने वाले हैं। स्किल सेल एनीमिया का यदि हम क्रॉस देखेंगे, इसमें हम पता लगाएंगे कि कौन से बच्चे जो हैं वो इससे ग्रसित हैं और कौन से बच्चे इसके वाहक हैं। ठीक है, तो हम वो देखने वाले हैं। देखिए जो नर तथा मादा जो वाहक होती हैं उनका जो जीनोटाइप वो ये रहने वाला है, और मैंने आपको बताया था जो हीमोग्लोबिन S होता है वो ग्रसित व्यक्ति का होता है, यानी जो स्किल सेल एनीमिया से ग्रसित है, और यहाँ पर हीमोग्लोबिन A लिखा हुआ है, ये सामान्य व्यक्ति का है। ठीक है, हीमोग्लोबिन A क्या है, ये सामान्य मनुष्य का होता है। नर और मादा जो इसकी वाहक होती हैं, स्किल सेल एनीमिया को फैलाने का कार्य करती हैं, उनका जीन इस टाइप का होता है, यानी HbA और HbS। ठीक है, और नर तथा मादा सामान्य जो व्यक्ति होते हैं, सामान्य नर तथा मादा होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें हीमोग्लोबिन इस टाइप का होता है, HbA और HbA। ठीक है, सामान्य मनुष्य इसीलिए HbA HB है। और नर तथा मादा जो इससे ग्रसित होता है, पूरी तरह से ग्रसित होता है किससे, स्किल सेल एनीमिया से, तो उसका जो हीमोग्लोबिन होता है वो किस टाइप का होता है, यानी जीनोटाइप किस टाइप का होता है, तो वहाँ पे से कह सकते हैं हीमोग्लोबिन S होता है और हीमोग्लोबिन S होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या था, ऐसे हम किसे कहते थे, ग्रसित व्यक्ति को कहते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है। तो देखिए यदि हम क्रॉस कराना चाहें तो किस तरह से क्रॉस कराएंगे। देखिए सामान्य नर, देखिए हम कराने वाले हैं पहले सामान्य नर और ग्रसित मादा का। ठीक है, सामान्य नर का कौन सा यहाँ पर हीमोग्लोबिन है, HbA और HbA, तो यहाँ पर लिख देंगे। और ग्रसित जो मादा है, स्किल सेल एनीमिया से जो ग्रसित है मादा यानी स्त्री, तो यहाँ पर कौन सा उसका हीमोग्लोबिन है, HbS HbS, तो HbS HbS लिख दिया। अब हम इसका कराने वाले हैं क्रॉस। तो यहाँ पर हम 4 खाने बनाने वाले हैं। देखिए HbA यदि हम इसके यू में निकालें तो भी निकाल सकते हैं, तो HbA यहाँ पर लिखेगा और HbA यहाँ पर, HbS यहाँ पर, HbS यहाँ पर। ठीक है, तो यदि हम क्रॉस कराएंगे तो कैसे, देखिए HbA पहले, HbS बाद में, और HbA यहाँ पर और HbS बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रॉस आने वाला है वो सिर्फ एक ही आएगा, HbA और HbS। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं S। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं HbA और HbS क्या है, HbA और HbS क्या है, नर तथा मादा वाहक, यानी 100% वाहक संतानें बनेंगी। ओके, यदि हम और किसी का कराएं तो किस तरह से कराएंगे, तो देखिए यहाँ पर हमने क्रॉस पहले से ही करा लिया है।
ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो वाहक नर एक ले लिया है जिसका जो हीमोग्लोबिन है HbA है, यहाँ पर आप देख सकते हैं HbA और HbS है। और सामान्य स्त्री जो है यानी मादा है तो HbA यहाँ पर HbA और HbA यहाँ पर HbS यहाँ पर HbA यहाँ पर और HbA यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस कराएंगे ए यहाँ पर आ जाएगा यानी HbA आ जाएगा और HbA यहाँ पर आएगा और HbS यहाँ पर। तो डायरेक्ट हमने लिख दिया है AS और HbA यहाँ पर और HbA यहाँ पर, तो डायरेक्ट हमने AA लिख दिया है और HbA यहाँ पर HbS यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो क्रॉस होने वाला ये वाला हमने पहले उठा लिया है HbA और HbS। ठीक है, इसको हमने उठा लिया यहाँ पर। ये क्या है 50% वाहक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं HbA और HbS क्या है वाहक हैं। तो 50% वाहक संतान हैं। और जो यहाँ पर लिखा हुआ है HbA और HbA यहाँ पर आप देख सकते हैं हीमोग्लोबिन A और हीमोग्लोबिन A ये सामान्य है पूरी तरह से। आप यहाँ पर देख सकते हैं HbA और HbA दोनों का हीमोग्लोबिन समान है, तो ये सामान्य है। तो सामान्य संतान यहाँ पर बनेगी 50% सामान्य संतान, 50% वाहक संतान। ठीक है, तो यही है आपका क्रॉस। तो आई होप ये आप समझ पाए होंगे कि सिकल सेल एनीमिया के हमें क्रॉस कैसे कराना है, किस तरह से संतानें वाहक होती हैं और किस तरह से जो संतानें होती हैं वो सामान्य होती हैं और किस तरह से जो संतानें होती हैं वो ग्रसित होती हैं। तो आई होप ये आप समझ पाए होंगे कि सिकल सेल एनीमिया का क्रॉस कैसे कराना है और क्या होता है सिकल सेल एनीमिया, लक्षण क्या है और इसके क्रॉस क्या है। तो काफ़ी अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया है। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।